आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं फोकस सीरीज का एपिसोड 1 भारतीय इतिहास क्विज से। प्रश्न 1, विंध्याई क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी घगरिया, ऑप्शन सी बघी खोर, ऑप्शन डी लेखिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरस्थलों में से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मिर्जापुर में स्थित लेखिया नामक शिलाशय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लूकस के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए औदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन डी लखनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बगोर से मिले हैं। बगोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बगोर से 5 मानव कंकाल भी मिले हैं जो मध्य पाषाण काल के हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं की कलाकृतियां अंकित है, जबकि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। प्रश्न 4, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समन्वय किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: हड़प्पा का पुरस्थल पाकिस्तान के सहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 से 1922 ईस्वी तथा 1922 से 1923 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। प्रश्न 5, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं नंदा सूक्तों में जादुई माया और वशीकरण के संदर्भ में विवरण दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। इसमें देवस्तुति एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद कर्म कांड एवं सामवेद गीत संगीत प्रधान वेद है।
प्रश्न 6, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। ऑप्शन बी, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। ऑप्शन सी, परिपूर्तियां जिनकी प्राप्ति से बोधस्त्व पद प्रशस्त हुआ। ऑप्शन डी, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, भारतीय संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वर्णन परिपूर्णताओं से है जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। पारमिता शब्द मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों में पवित्रता की प्राप्ति इन्हीं गुणों के विकास के माध्यम से की जाती थी। इसका उल्लेख महायान ग्रंथों, दश भूमिका सूत्र तथा थेरवाद ग्रंथों में किया गया है। प्रश्न 7, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए, महायान बौद्ध संप्रदाय ने। ऑप्शन बी, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने। ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। ऑप्शन डी, लोकायत शाखा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, जैन धर्म के त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर जोर दिया गया और इस संबंध में 5 महाव्रतों के पालन पर बल दिया गया। ये हैं अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचार्य। जैन भिक्षुओं को इसका कठोरता से पालन करना होता था, परंतु गृहस्थ जीवन जीने के कारण इसकी कठोरता में कमी आई, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा गया। प्रश्न 8, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए, बाहुबली। ऑप्शन बी, बुद्ध। ऑप्शन सी, महावीर। ऑप्शन डी, नटराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, महामस्तकाभिषेक बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक है। यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलागोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। प्रश्न 9, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए, वैशाली। ऑप्शन बी, एथेंस। ऑप्शन सी, स्पार्टा। ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, बिहार की राजधानी पटना से 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पास वैशाली स्थित है। वज्जी और लिच्छवियों के काल में यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यह प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। प्रश्न 10, अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए, अंग में। ऑप्शन बी, तुंग में। ऑप्शन सी, कलिंग में। ऑप्शन डी, मगध में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, के अनुसार
अभिलेख लिखने के 344 ईस्वी में मगध नरेश नंद वंश के महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को उखड़वा लिया था और इसके साथ ही वहां एक नहर खोदने का आदेश दिया। अभिलेख की 6ठी पंक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने तौसली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। चलिए शुरुआत करते हैं अब सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण के क्विज की। प्रश्न 1, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर अंकित करते हैं वह है ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, ऑप्शन सी वृष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है या पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति की शीर्षो बिंदु पर स्थित है, अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ध्यातव्य है कि ध्रुव तारे के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारे को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है, जबकि वृश्चिक और वृष राशियां हैं। नक्षत्र समूह को राशि चक्र कहा जाता है। इसकी संख्या 12 है। प्रश्न 2, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? ऑप्शन ए हरमन बांडी ने, ऑप्शन बी मेघनाथ शाह ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी जेबी नार्लिकर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बोने तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा सौर द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है। प्रश्न 3, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय संघटन, ऑप्शन बी तापीय अवस्थाएं, ऑप्शन सी बर्फ घटकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति, ऑप्शन डी ओजोन की उपस्थिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, सौरमंडल के प्रमुख ग्रह मंगल पर जीवन की संभवता के लिए वहां बर्फ घटकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति सुसंगत है। मंगल सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां दिन का तापमान और वायुमंडलीय अवस्था पृथ्वी के समान है। मंगल के 2 उपग्रह डिमोस और फोबोस हैं। प्रश्न 4, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूरज का चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, पृथ्वी प्रति सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रश्न 5, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इस
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, पृथ्वी की संरचना में प्रवार के नीचे कोड है जिसमें निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है। इसे निफे भी कहा जाता है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयात का 16% तथा कुल परिमाण 32% है। यह परत तरल अवस्था प्लास्टिक अवस्था में है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण ठोस की तरह आचरण करती है। प्रश्न 6, डेटम रेखा क्या है? ऑप्शन ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन बी, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के मध्य। ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन डी, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, डेटम रेखा वह रेखा अथवा वह स्थिर बिंदु है जिसके संक्षेप किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई मापी जाती है। इसमें थियोडोलाइट की सहायता ली जाती है। प्रश्न 7, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन ए, तापमान। ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन डी, दाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, पृथ्वी के घूर्णन का कारण हवाएं दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में न बहकर अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। इसे कॉरियोलिस प्रभाव या कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें और दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न 8, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ऑप्शन ए, 22 जून। ऑप्शन बी, 23 सितंबर। ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। ऑप्शन डी, 21 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी के सभी भागों पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि इन तिथियों में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। प्रश्न 9, भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए, कैमरून से। ऑप्शन बी, कोस्टारिका से। ऑप्शन सी, कीनिया से। ऑप्शन डी, वेनेजुएला से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, अफ्रीकी देश कीनिया, कनपाला, कांगो, सोमाली गणराज्य, गोबेन, रवांडा, युगांडा आदि देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है तथा कैमरून यानी अफ्रीकी देश, वेनेजुएल यानी दक्षिणी अमेरिकी देश व कोस्टारिका यानी उत्तरी अमेरिकी देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न 10, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए, 5 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन बी, 5 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन डी, 5 घंटे 40 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST और ग्रीनविच मिनी टाइम यानी GMT में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है, चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए इलाहाबाद के पास अवस्थित नैनी के देशांतर को माना गया है, जिसका देशांतर 88 गुना 1/2 E है। इस प्रकार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मिनी
टाइम में समय का अंतर 88 गुना 1/2 गुना 4 बराबर 330 मिनट अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का क्विज। प्रश्न 1, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्वृष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप से समाविष्ट किया गया? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन डी भारत सरकार के कार्य का संचालन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्वृष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारत सरकार के कार्य के संचालन के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न 2, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि प्रति 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वॉलवेल तथा भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम की गई। वास्तव में संविधान के प्रारूप में 7000 संशोधनों के लिए नोटिस प्राप्त हुआ, लेकिन 2473 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए। सभा की संपूर्ण कार्यवाही लोकतांत्रिक थी। सक्रिय वाद विवाद के उपरांत ही इसकी प्रक्रिया पूरी की गई। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू किए गए, जैसे नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परिवर्ती उपबंध, परंतु शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में लाया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। प्रश्न 4, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और वे ही भारत की स्वतंत्रता के बाद तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। प्रश्न 5। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प गलत है। फ्रांसीसी और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणाओं में स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया था। इसका प्रभाव अनेक देशों के संविधान और उनके उद्देशिका प्रस्तावों पर पड़ा। प्रश्न 6। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है तथा संघीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। प्रश्न 7। यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी पांचवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन किया गया है। यदि किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो इस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 24 के प्रावधानों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन है? ऑप्शन ए इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्वृष्ट है। ऑप्शन बी इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्वृष्ट है। ऑप्शन डी इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्वृष्ट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। प्रश्न 9। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ऑप्शन सी द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है।
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। भारतीय शासन प्रणाली की सर्वाधिक प्रेरणा ब्रिटिश शासन प्रणाली से ली गई है, परंतु न्यायिक पुनर्वलोकन के प्रावधान भारत और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में एक मुख्य अंतर है। भारत के संविधान में यह प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न 10। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय, ऑप्शन डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं स्लैश इनमें से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। भारतीय संविधान के संबंध अन्य संविधान विदों के अलग अलग विचार हैं। संविधान की प्रकृति के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारतीय संविधान समय अनुसार एकात्मक और संघात्मक है। केसी व्हीयर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। एम.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा है। मूल सार यह है कि भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय किंतु भावनात्मक रूप में एकात्मक है। चलिए शुरुआत करते हैं अब आर्थिक एवं सामाजिक विकास के क्विज की। प्रश्न 1। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटेगा, ऑप्शन बी सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो उपभोग व्यय बढ़ जाता है। इसमें बैंक को अपने ब्याज दर घटाने पड़ते हैं और ऋण सस्ता हो जाता है। ऋण सस्ता होने से निवेश की संभावना बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था में गति देखने को मिलती है। अतः बैंक द्वारा ब्याज दर घटाने से निवेश व्यय बढ़ जाता है। प्रश्न 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। नंबर 2। पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के अनुसार विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। इसके आधार पर विश्व के समस्त देशों की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इस आंकड़े के आधार पर भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंततः विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न 3। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन होता है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। राष्ट्रीय आय का आंकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े के लिए वर्तमान में 1999 से 2000 को आधार वर्ष मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एवं
प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यह आयोग केंद्र एवं राज्यों में वित्तीय बंटवारे में सहयोग करता है। योजना आयोग का गठन 1950 में एक मंत्रिमंडलीय आदेश पर किया गया था। यह गैर संवैधानिक निकाय है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, राष्ट्रीय आय के आंकलन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का योगदान होता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र शामिल होते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान लगभग 56% होता है। प्रश्न 5, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन ए गरीबी में कमी लाना, ऑप्शन बी रोजगार अवसरों का विस्तार करना, ऑप्शन सी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ऑप्शन डी लिंग असमानता में कमी लाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ साक्षरता दर को बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर का सृजन को प्रमुख स्थान दिया गया था। इसके अन्य लक्ष्यों में जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना, कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रति वर्ष तक बढ़ाना, बाल मृत्यु दर को घटाकर 28 प्रति हजार व मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हजार करना, सभी गांव तक बिजली पहुंचाना और देश के वन क्षेत्रों में 5% की वृद्धि करना इत्यादि सम्मिलित थे। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना इनके लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं था। प्रश्न 6, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है? ऑप्शन ए रोजगार बढ़ाने की, ऑप्शन बी आयात बढ़ाने की, ऑप्शन सी उद्योग बढ़ाने की, ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में प्रणीत ज्ञान डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था, अर्थात इसके अंतर्गत रोजगार बढ़ाने को महत्व दिया गया। इस योजना में विकास दर प्राप्ति का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति उसमें बढ़कर 6.8% हुई। इस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 है। इसमें 8% विकास दर रखी गई थी, लेकिन मध्यावधि समीक्षा में इसे घटाकर 7.5% कर दिया गया। प्रश्न 7, निम्नलिखित कंपनियों में से किस एक ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए आईटीसी, ऑप्शन बी डाबर, ऑप्शन सी प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, ऑप्शन डी हिंदुस्तान लीवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, ग्रामीण विपणन तंत्र को इंडियन टोबैको कंपनी टीसीएस ने प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य गांव में तैयार किए गए माल को देश भर में बेचने के लिए तंत्र का निर्माण करना है। इसकी शुरुआत पंजाब राज्य से की गई है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण आवास, ऑप्शन बी ग्रामीण विद्युतीकरण, ऑप्शन सी कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन डी ग्रामीण टेलीफोनी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: भारत निर्माण के अंग है जलापूर्ति, आवास, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, ग्रामीण टेलीफोन, न कि कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न 9, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। ऑप्शन ए उद्योग में, ऑप्शन बी कृषि में, ऑप्शन सी खनन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: कृषि क्षेत्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कृषि में जितने व्यक्ति लगे हैं उनमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए तो सीमांता उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी। प्रश्न 10, पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा एवं परीक्षा नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992 से 93 से वर्ष 1998 से 99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 2 गुना से अधिक, ऑप्शन बी 3 गुने से अधिक, ऑप्शन सी 4 गुने से अधिक, ऑप्शन डी 5 गुने से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: लेखा एवं परीक्षा नियंत्रण द्वारा खदानों के भंडारण पर होने वाले सरकारी व्यय के विषय में प्रकाशित 2000 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार व्यय में 4 गुनी वृद्धि हुई है। वर्ष 1992 से 93 में यह व्यय 450 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 94 से 95 में 1853.48 करोड़ रुपए हो गया था। 1997 से 98 में इसमें लागत 1104 करोड़ रुपए थी। सीएजी की रिपोर्ट में देश में खदानों के भंडारण पर होने वाले अत्यधिक खर्च पर चिंता व्यक्त की गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं अब सामान्य विज्ञान के क्विज का। प्रश्न 1, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: सादिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके पूर्ण निरूपण के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। संवेग एक सादिश राशि है जबकि दाब ऊर्जा एवं कार्य आदिश राशि है। आदिश राशियों के निरूपण के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी बुधगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। वराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलीय थे। इन्होंने सबसे पहले अन्याश का मान बताया। बुधगुप्त एक सम्राट थे। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं।
प्रश्न 4, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: किसी तत्व की नाभिक में स्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ए से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 5, गॉड पार्टिकल है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉनो, ऑप्शन बी हिग्स बोसन, ऑप्शन सी मोशन, ऑप्शन डी प्रोजीटॉन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं / इनमें से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: वर्ष 1964 में परिकल्पित और मार्च 2013 में सत्यापित गॉड पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कण को हिग्स बोसन कहा जाता है। इसके खोजकर्ताओं को वर्ष 2013 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रश्न 6, आवृत्ति को नापा जाता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज में, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन सी रेडियन में, ऑप्शन डी वॉट में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं / उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: कोई आवृत्ति घटना यानी बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मापन हर्ट्ज में किया जाता है, हर्ट्ज अथवा साइकिल प्रति सेकंड। प्रश्न 7, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: टीवी सेट को चलाने के लिए गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह तरंगें प्रकाश, ध्वनि तथा सूक्ष्म तरंगों द्वारा प्रक्षेपित नहीं की जा सकती हैं। रेडियो तरंगें गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित कर सकती है। यह तरंगें दिशा के आधार पर चलती है, जिसके कारण ही रिमोट को टीवी के रिजुवत रखना पड़ता है। प्रश्न 8, वायु में ध्वनि तरंग होती है? ऑप्शन ए तिरछी, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी ध्रुवीकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम से कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का अन्य उदाहरण भूकंप, विस्फोट आदि है। प्रश्न 9, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपकेंद्रीय त्वरण के कारण परिक्रमा करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह का त्वरण नियत
होता है, जबकि उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। प्रश्न 10, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। ऑप्शन ए, निम्न प्रतिरोधक शक्ति या उच्च गलनांक। ऑप्शन बी, निम्न प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। ऑप्शन डी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति या उच्च गलनांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे अन्य विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच सके। उच्च प्रतिरोध इसलिए रखा जाता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करके उसे बढ़ने से रोक दे। ऐसा न होने पर कभी कभी सॉकेट के ही जल जाने की संभावना रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।